Good morning, students. I hope you will be happy and enjoy your summer break perfectly. आप इस गर्मी की छुट्टी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आज कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है। इस वायरस की चपेट में पूरी दुनिया आई हुई है। ऐसे में विद्यालय और तमाम ऑफिस बंद रखे गए हैं, तो आपके पढ़ने की जो व्यवस्था है वो घर पर ही की गई है। उम्मीद है कि आप इस व्यवस्था से अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, इस व्यवस्था से आप आनंद ले रहे होंगे। तो मैंने अपने पहले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट फर्स्ट दिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट सेकंड आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे और आपको कुछ एक्सरसाइज दिए गए थे पार्ट फर्स्ट में, कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, आपने उसे किया होगा। अब आप इसे देखें। एडवर्ब एंड एडवर्ब क्वालिफाइंग। एडवर्ब क्या है? देखिए, एडवर्ब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एड प्लस वर्ब। एड से मतलब होता है एडजेक्टिव। एड का मतलब ले सकते हैं एडजेक्टिव, यानी कि वो एडजेक्टिव जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। यानी ऐसे शब्द, एडवर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया विशेषण। आप जानते हैं एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। देखिए, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषण यानी एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। लेकिन जो क्रिया विशेषण है, एन एडवर्ब क्वालिफाई ए वर्ब, यानी क्रिया विशेषण जो है, एडवर्ब जो है, वो सबसे पहले वर्ब को क्वालिफाई करता है, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, या एक एडवर्ब खुद एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। यानी एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, किस प्रकार से ये तीनों को क्वालिफाई कर रहा है, तीनों की विशेषता बता रहा है। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, ही गोज टू स्कूल रेगुलरली। यहां पे ध्यान दीजिए, ही मतलब वह, गोज मतलब जाता है, टू स्कूल मतलब स्कूल, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, वह नियमित रूप से स्कूल जाता है। तो यहां पे वर्ब क्या है? गो, गोज। गोज मतलब जाना, वह स्कूल जाता है, ये क्रिया है। लेकिन जाता कैसे है? जाने के लिए क्या दिखाया गया? रेगुलरली जाता है। कैसे जाता है? रेगुलरली। यानी वो जाता तो है, लेकिन जाने के साथ साथ उस पर एक और बल दिया जा रहा है, उस पर और फोर्स किया जा रहा है कि वो रेगुलरली जा रहा है, नियमित रूप से जा रहा है। तो इस गोज को रेगुलरली शब्द क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए रेगुलरली क्या हो गया? एडवर्ब। ये रेगुलरली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगला है सी वॉक्स स्लोली। आप फिर देखिए, सी मतलब वह, वॉक्स मतलब चलती है या टहलती है, स्लोली मतलब धीरे धीरे। वॉक्स तो करती है, वॉक करती है ना, टहलती है, लेकिन कैसे टहलती है? स्लोली टहलती है। टहलती कैसे है? स्लोली मतलब धीरे धीरे। अब देखिए, टहलने की विशेषता क्या है? स्लोली। और टहलना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता है स्लोली, तो क्रिया का विशेषता ये शब्द बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया, यानी अंग्रेजी में एडवर्ब हो गया। ये स्लोली क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो यहां पर इन दोनों सेंटेंस में आपने क्या देखा कि ये दोनों ही एडवर्ब थे, ये दोनों ही एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। यहां रेगुलरली शब्द गोज को क्वालिफाई कर रहा है और स्लोली शब्द वॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है। ये दोनों ही शब्द वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, मोहन रन्स फास्ट, मोहन तेज दौड़ता है। तो यहां पे मोहन रन्स फास्ट, मोहन रन्स मतलब दौड़ता है, फास्ट। अब ये फास्ट शब्द किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन्स को, अर्थात ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडवर्ब। लेकिन अगर इसे में एक शब्द हम जोड़ दें, बेरी, देखिए बेरी फास्ट, मोहन रन्स वेरी फास्ट, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। तो ये अभी देखो, फास्ट शब्द रन को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन बेरी शब्द किसको क्वालिफाई कर रहा है? फास्ट को। यानी फास्ट स्वयं में एक एडवर्ब है, या फास्टली कर दीजिए, मोहन रन्स फास्टली, और अगर आप बेरी लगाएंगे तो बेरी फास्ट हो जाएगा, मोहन रन्स वेरी फास्ट। तो फास्ट स्वयं एक एडवर्ब की कैटेगरी में आ रहा है, तो इस फास्ट को भी एक शब्द क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात बेरी भी आपका एडवर्ब के रूप में है, अर्थात इसमें दो दो एडवर्ब है। यानी एक एडवर्ब को भी यहां लिखा है एडवर्ब, एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। अगले में देखिए, सीता इज
वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल शब्द किसको क्वालिफाई है? सीता को। तो जो शब्द, चूंकि सीता एक नाउन है, जो शब्द नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सीता को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मतलब बहुत सुंदर है, सीता कैसी है? बहुत सुंदर है। तो ये वेरी शब्द शायद एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। यानी कि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा हो वो भी एडवर्ब होता है। इस प्रकार से एग्जांपल्स में आपको समझ में आया कि एडवर्ब यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव, एक एडवर्ब खुद एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और चौथे में एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। इस प्रकार से ये आपको समझ में आया होगा एडजेक्टिव, और भी एग्जांपल्स आप देखेंगे और प्रयास करेंगे इसे निकालने का। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगली कड़ी में प्रीपोजिशन का नंबर आता है। प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन शब्द से इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। प्री मतलब होता है पूर्व, पोजीशन का मतलब होता है स्थान लेना। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व आते हैं, पहले आते हैं, और इसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। इसकी परिभाषा यहाँ की गई है, द वर्ड which comes before a noun or pronoun, the word which comes before a noun or pronoun and shows its relation with an other noun or pronoun। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और इसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। यानी वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। एग्जांपल से आपके समझ में आएगा, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ देखिए द बुक इज ऑन द टेबल यानी पुस्तक मेज पर है। तो द बुक क्या है? नाउन है, और द टेबल क्या है? ये भी एक नाउन है। यहाँ पे एक शब्द आया है ऑन, यानी कोई पुस्तक टेबल पर रखी गई है। तो पुस्तक भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, दो अलग अलग वस्तुएं हैं। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स बट दे आर बेसिकली पुट ऑन द टेबल। यानी कि बुक इज पुट ऑन द टेबल, बुक जो है पुस्तक टेबल पर है, तो ये बुक टेबल से संबंध स्थापित कर रही है, और इस संबंध को दिखा कर रहा है ऑन। इस संबंध को ऑन शब्द दिखा रहा है, क्योंकि ऑन मतलब पर। पुस्तक कहाँ पर है? मेज पर। मेज एक अलग चीज है, पुस्तक अलग चीज है, दोनों नाउन है, और दोनों का आपस में संबंध कैसे बन रहा है? ऑन के द्वारा बन रहा है, इसलिए ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक अव्यय है। इसी प्रकार से ये देखिए, एक कैट जंप अपॉन द टेबल, एक कैट एक नाउन है, फिर यहाँ टेबल आया, ये भी नाउन है। जंप मतलब उछलती है, उछली, अपॉन मतलब ऊपर, यानी कि कैट जो थी वो मेज के ऊपर उछली। तो यहाँ पर कैट का टेबल से जो संबंध स्थापित हो रहा है वो अपॉन के माध्यम से हो रहा है, इसलिए अपॉन एक प्रीपोजिशन है। ऐसे तमाम प्रीपोजिशन है, ऑन, अपॉन, इन, आउट, इन, अबव, अक्रॉस, फ्रॉम, फॉर, तमाम ऐसे प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग इस रूप में होता है। आप एग्जांपल्स में और इसे देख सकते हैं। अगला देखते हैं कंजक्शन। देखिए अगला पार्ट क्या है? कंजक्शन। इसका अगला यानी कि 7वां सदस्य जो है कंजक्शन है। ए कंजक्शन ज्वाइंस टू आर मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कंजक्शन कनेक्शन शब्द से बना है। कनेक्शन का मतलब जोड़ना होता है, इसीलिए कंजक्शन की हिंदी भी होती है संयोजक। संयोजक मतलब जोड़ना। तो ये कंजक्शन ज्वाइन करता है टू आर मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों को, आर सेंटेंसेस या दो से अधिक सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। अलग अलग कंजक्शन से अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, राम एंड श्याम प्ले फुटबॉल। राम एंड श्याम प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे राम श्याम दोनों फुटबॉल खेलते हैं और ये जुड़े हुए हैं एंड से, यानी राम प्लेज फुटबॉल, श्याम प्लेज फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है, श्याम फुटबॉल खेलता है। ऐसा ना कर करके हमने एक कंजक्शन का प्रयोग किया और दोनों सेंटेंस को एक ही में जोड़ दिया। राम एंड श्याम प्ले फुटबॉल, राम और श्याम दोनों फुटबॉल खेलते हैं। इस प्रकार एंड क्या हुआ? एंड हो गया आपका कंजक्शन, क्योंकि यही जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है।
यहाँ पे बट कंजक्शन है, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, तो यहाँ पे बट क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ पे बट जोड़ रहा है दो सेंटेंस को, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है, वह ईमानदार है। इस दूसरे सेंटेंस में देखिए दो सेंटेंस जोड़े जा रहे हैं, और पहले वाले सेंटेंस में दो वर्ड जोड़े जा रहे हैं, राम एंड श्याम। यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर दो सेंटेंसों को, यानी कंजक्शन दो या दो से अधिक शब्दों को या दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ता है। अगला देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम विस्मयबोधक कहते हैं। Such kinds of sentence expresses sudden feelings of hurt or strong emotion। इस प्रकार के सेंटेंस, such kinds of sentence, इस प्रकार के सेंटेंस expresses मतलब व्यक्त करते हैं sudden feelings of hurt, हमारे फीलिंग्स जो है, हमारे हृदय के तेज आने वाले फीलिंग्स अचानक से, और स्ट्रॉन्ग इमोशन, या जो हमारी तेज भावनाएं हैं जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, हम ना चाहते हुए अचानक से बोल पड़ते हैं, कह देते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन है या सडन फीलिंग ऑफ हर्ट है। ये अचानक से हृदय में हलचल की तरह उठते हैं और बोलने के अनुसार इन्हें मुंह से बाहर आ जाते हैं। हम बोल के भी कभी कभी अफसोस करते हैं और कभी कभी खुश होते हैं, तो इन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। वैसे इंटरजेक्शन अगर देखा जाए तो इंटर मतलब आंतरिक, जक्शन मतलब हलचल होता है। तो यहाँ पे जक्शन, इंटरजेक्शन एक विस्मयबोधक के रूप में हुआ। मेरे अनुसार आंतरिक हलचल के अनुसार, यानी कि अंतर्मन में जो हमारे हलचल उत्पन्न होते हैं, हिलोर उत्पन्न होती है, उससे निकलने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें इंटरजेक्शन के रूप में रखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ब्रेवो, जो हैव डन वेल, ये ब्रेवो के बाद देखिए सिंबल लगा हुआ है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मयबोधक चिन्ह है। ब्रेवो जो हैव डन वेल, बहादुर, तुमने अच्छा किया। तो यहाँ पे कभी कभी मान लीजिए कोई मैच खेल रहा है या कुछ खेल रहा है, या कहीं से भी कोई ऐसा काम कर दिया जो इम्पॉसिबल था लेकिन कर दिया, तो अचानक से लोग कहते हैं ब्रेवो, बहुत अच्छा, शाबाश, ये कहते हैं। फिर दिया है एलास। एलास मतलब होता है अफसोस। मान लीजिए कोई दुर्घटना किसी के साथ हो जाए, कोई आपके साथ 1 घंटा पहले बातचीत कर रहा था, 1 घंटे बाद उसका, भगवान न करे ऐसा हो, बट मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, अचानक से आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और कहेंगे, मान लीजिए वो डेड कर गया, तो आप कहेंगे एलास, ही डेड, अफसोस, वो तो मर गया। यानी आपको बिलीव नहीं होता है, ये आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिन्हें आप व्यक्त करते हैं। फिर हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, यानी आप मैच खेल रहे हैं, अचानक से आप मैच जीत गए, तो आप एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। ये हुर्रा जो है प्रसन्नता का शब्द है, ये सब अपने आप से निकल पड़ता है। आप भी चिल्लाते हैं वाओ, ब्रेवो, तमाम शब्दों को आप कहते हैं जो अचानक से आप निकालते हैं, या चीखते चिल्लाते हैं घर में। मान लीजिए आप घर में घुस रहे हैं, अचानक से आपके पैरों के नीचे सांप आ गया, तो आप उस स्थिति में अचानक से चीख उठेंगे, चिल्ला उठेंगे। कोई कोई अपनी माँ का नाम लेता है, माँ को पुकारता है, कोई पिताजी को पुकारता है, कोई भगवान को पुकारता है, सब अचानक से चिल्ला उठते हैं। तो ये चिल्लाहट जो अचानक आंतरिक हलचल से निकलती है, उसी को हम इंटरजेक्शन की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 सदस्य थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जो इस पार्ट 2 में पूरे हुए। आप इन्हें, इनकी परिभाषा, इनका डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, इन्हें याद करेंगे, शब्दों के माध्यम से इनकी पहचान करेंगे। आई होप इट विल बी मैनेज यू वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।